दोस्तों, आज हम पर्यावरण और धारणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक आपके हैं। एक तो पर्यावरण और एक धारणीय विकास। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। लेकिन इन दोनों का अर्थ, इस चैप्टर का कहने का अर्थ एक ही है। वो क्या है कि हमें एक ऐसा विकास करना चाहिए कि ताकि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचा पाए। यानी कि ये कहना चाहता है कि हमें टिकाऊ विकास करना चाहिए। ऐसा विकास जो उस विकास का मज़ा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ले सके। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका स्वरूप देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ लेंगे। सामान्य से इसका अर्थ देख लेंगे, इसमें क्या क्या संकट है वो देख लेंगे और फिर उपाय देख लेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज़रूर पूछा जाएगा इससे। तो आपको ध्यान से देख के चलना है। इसकी अर्थ, समस्याएं और इसके जो उपाय के जो सुझाव दिए गए हैं। देखिए, इसके उपाय और इसके उपाय दोनों एक ही है, इसलिए आपको इसमें आसानी होगी। और जो टॉपिक है हमारे, जैसे पर्यावरण हमें क्या क्या प्रदान करता है और भारत द्वारा अपनाई गई धारणीय विकास की क्या रणनीतियाँ है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हर बार की तरह मैंने आपके लिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, वो भी आपको सोल्व करने होंगे। तो चैप्टर को ध्यान से देखना। वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पर्यावरण को समझ लेते हैं। मोटा मोटा पर्यावरण क्या है। देखिए, पृथ्वी का समस्त भूमंडल और इस भूमंडल में मौजूद सभी संसाधनों को पर्यावरण कहा जाता है। देखिए, जितना भी आप पर्यावरण, जो मतलब आप भूमंडल देखते हैं उसमें जो पेड़ पौधे देखते हैं, जल झरना वगैरह, तो ये क्या है? सारा पर्यावरण ही तो है, ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति को ही हम पर्यावरण का नाम देते हैं। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यानी कि हमारे जो चारों तरफ से जितना भी आवरण है, जितना भी चारों तरफ आप जिस भी चीज़ को देखते हैं वो सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। देखिए कैसे, जितनी भी आप भूमि देखते हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। जल, वायु एवं जैविक अजैविक जो पदार्थ होते हैं, जैसे संसाधन, पहाड़, झरने, नदियाँ, पेड़ पौधे आदि पर्यावरण के ही हिस्से हैं। तो इन सब से मिलकर ही पर्यावरण बना हुआ है। तो इसे ये ज़्यादा वो नहीं था डिफ़िकल्ट कि आप पर्यावरण के बारे में नहीं जानते और आप पर्यावरण की डेफिनेशन नहीं लिख सकते। अगर पूछ भी लिया जाए तो आप लिख सकते हैं। वैसे पर्यावरण की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती किसी भी एग्जाम में, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आपको पता होनी चाहिए पर्यावरण क्या है। अब इसके संकट के बारे में बात कर लेते हैं। संकट, पर्यावरण संकट कैसे पैदा होता है। संकट तो इसके हो जाता है, जैसे वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, ये भी संकट इसका। जल एवं थल प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों का काटा जाना यानी डिफोरेस्टेशन भी इसका एक संकट है। तो ये संकट क्यों पैदा होते हैं? देखिए, संकट के कारण क्या है कि बढ़ती जनसंख्या, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो संकट तो पर्यावरण को होगा ही। निर्धनता और अत्यधिक औद्योगिकरण। अब देखिए, ये सब संकट कैसे है। देखिए, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग होगा तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सब जनता का ही वो है। मतलब अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में की जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति का भी बचाव किया जाएगा। और निर्धनता, निर्धनता कैसे? देखिए, जो गरीब लोग आपने गांव में देखे हैं तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ों को काट कर ही अपना मतलब ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। तो उनको ये मतलब वो नहीं होता कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लकड़ियाँ खरीद सके या ईंधन खरीद सके अपने उसके लिए, जलाने के लिए चूल्हा वगैरह। तो वो लकड़ियों को काट कर जलाते हैं, और चारा भी वो मतलब जंगल से ही काट कर लाते हैं। और अत्यधिक औद्योगिकरण, यानी कि अब इतनी ज़्यादा उद्योग लग चुके हैं, इतने ज़्यादा उद्योग हो गए हैं कि उनसे जितना पोल्यूशन निकला, जितना अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो वो भी सब जल को दूषित करता है। तो इतना ये पर्यावरण संकट का ही कारण है। और भी आप कारण लिख सकते हैं, जो भी आपको उसमें आपको जो भी पता चल रहे हो कारण। देखिए, पर्यावरण संकट जब संसाधनों का निष्कर्षण, दो शब्द दे रखे हैं, संसाधनों का निष्कर्षण और पुनर्जनन की दर से अधिक हो जाता है, तब पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जो संसाधन हम पर्यावरण से ले रहे हैं
उन संसाधनों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन ज़्यादा संसाधन हम ले रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसे पर्यावरण संकट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पर्यावरण से आप लकड़ियाँ कम ले रहे हैं, लेकिन उस लकड़ियों से बस एक लकड़ी का दरवाज़ा बन रहा है बहुत ज़्यादा लकड़ियों से, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो सब हम नदियों में बहाएंगे और ये बहाएंगे, तो इससे ज़्यादा मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इसे ही संकट कहा जाता है। अब इसके वैश्विक मुद्दे वो हो जाते हैं, जैसे वैश्विक उष्णता, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो भी पर्यावरण का एक वैश्विक मुद्दा है। ओजोन क्षय आप जानते होंगे क्या होता है। अगर आपको पर्यावरण के बारे में डिटेल में जाना है तो मैंने एक पॉलिटिकल की वीडियो भी बना रखी है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वो भी देख लीजिए आप, उसके बारे में पर्यावरण क्या बारे में मैंने बता रखा है। पर्यावरण के कार्य देख लेते हैं हम क्या क्या है, जो मतलब हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करता है और किन क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है पर्यावरण से। देखिए, पर्यावरण हमें संसाधनों की पूर्ति करता है। हम जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हम पर्यावरण से ले लेते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं पर्यावरण को, सिर्फ लेते ही हैं। पेड़ काट लेते हैं, देते नहीं। और जल ले लेते हैं, लेकिन जल को पुनर्जनन करने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाते। इतनी चीज़ें हम ले लेते हैं पर्यावरण से, लेकिन पर्यावरण को कुछ देते हैं? आप बताइए, कुछ देते हैं क्या हम? इतनी फ्री की ऑक्सीजन ले लेते हैं, फ्री की हवा ले रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं? पोल्यूशन दे रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं हम, तो कुछ भी नहीं देते हम पर्यावरण को। पर्यावरण हमें सब कुछ देता है, ये चीज़ आप पॉइंट आप याद रखना। पूछ भी लिया जाए कि पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, जनरली कोई पूछ लेता है तो फिर भी आपको बता देना है। यह अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो कचरा होता है, जो कचरा होता है वो आप कहाँ बहाते हो, कहाँ मतलब कहाँ डालते हो? आप किसी चीज़ को कंपोस्ट करते हो, किसी चीज़ को गलाते हो, तो वो भी अर्थ में डाल मतलब जमीन के अंदर डाल के ही गलाते हो, तो पर्यावरण उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करता है। यह हमें जैविक विविधता प्रदान करता है, यानी कि जैविक विविधता का मतलब है कि इतने सारे यहाँ पे जीव है, इतने सारे जीवों की प्रजाति है, इतने सारे पेड़ पौधों की प्रजाति है, तो ये हमें विभिन्न प्रजातियों को देखने का मौका प्रदान करता है, और ये जीवन का पोषण करता है। हमारा पोषण कौन कर रहा है? हमारा पर्यावरण कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले आपको, तो क्या हाल होगा आपका। यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे सौंदर्य कैसे? कितनी सुंदरता हमें प्रदान करता है। आपका मन नहीं लग रहा हो तो आप झरने के पास जाकर बैठ जाइए, पहाड़ों पर चल जाइए, आपका मतलब अच्छा मन लगेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव थिंकनेस आएगी। और कितनी अच्छी अच्छी नदियाँ, झरने, सुंदर पर्यावरण का हमें दृश्य मिलता है, तो ये सब भी पर्यावरण करता है। और भी इसके अलावा चीज़ जो आपको पता हो कि पर्यावरण और क्या क्या चीज़ें देता है, तो कमेंट में बताना आप क्या क्या चीज़ें देता है और इसके अलावा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि हमने पर्यावरण के बारे में देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें धारणीय विकास के बारे में हम देखते हैं, धारणीय विकास क्या होता है। सॉरी, आज जुकाम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है। देखिए, धारणीय विकास क्या होता है। अगर धारणीय विकास का सीधा अर्थ देखें तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास धारणीय विकास कहलाता है। कितनी इसकी डेफिनेशन मैंने और लिखी है। जैसे ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हम बचा सके। देखिए क्या होता है अब जो विकास हो रहा है ना, वो हम उसे टिकाऊ विकास नहीं कह सकते। आप जितनी भी विकसित देश विकास करना चाहते हैं, अब आगे बढ़ने की ओर है, एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गया है कि वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया भर का पोल्यूशन, दुनिया भर की पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, दुनिया भर की मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितनी चीज़ें हो रही है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर भी मनुष्य ये नहीं सोच रहा है कि वो विकास किसके लिए कर रहा है। वो खुद के लिए कर रहा है या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा है। तो वो खुद के लिए विकास कर रहा है। अभी आप देखिए कि अभी इतना पोल्यूशन हो रहा है हवा में, तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ी उस पोल्यूशन को सहन कर पाएंगी? या आप देखिए कि अभी आपके लिए, आप शहरों में रहते हो तो आप देखते हैं ये जल कहाँ से आता है। जो आप जाते हैं, आपका जल जो जाता है घर से, वो ही साफ करके वापस आ जाता है। तो आप देखिए अभी जल नहीं है आपके लिए, स्वच्छ जल पीने के लिए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कहाँ से जल उपलब्ध होगा। तो इसे धारणीय विकास नहीं कह सकते हम। धारणीय विकास वो होता है कि आप विकास तो करें,
लेकिन पर्यावरण की चीज़ों को भी नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कोई ऐसी हमें तकनीक अपनानी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पोल्यूशन को ख़त्म करने वाली चीज़ें बनानी चाहिए। विकास तो करना चाहिए, लेकिन जितने पेड़ आप काट रहे हैं उतने पेड़ लगाने भी चाहिए। जिस जगह पर आप पेड़ काट रहे हैं, बाद में उस जगह पर आपको पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो आपको पर्यावरण की ज़रूरत भी पूरी करनी होगी। देखिए, धारणीय विकास की आपने डेफिनेशन पढ़ ली, और भी आप धारणीय विकास की समझ के अपनी तरफ से भी लिख दी। देखिए, जो डेफिनेशन अपनी तरफ से बनाई जाती है वो बेस्ट होती है। बुक में तो आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी क्या दे रखी है वो भी। किंतु वर्तमान में विकसित देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास कर रहा है। ये सब आप देख लेना, धारणीय विकास, इसमें बस आपको अर्थ पता होनी चाहिए। फिर इसके ये आ जाता है कि धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। देखिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का भी उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है। दो संसाधन होते हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक संसाधन वो है जिनका हम यूज करते हैं तो वो मतलब खत्म हो जाएंगे। ये गैर नवीकरण संसाधन होते हैं। जैसे जल हम यूज करते जा रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। प्राकृतिक संसाधन है पर्यावरण के, हम इनका यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी हम इनका यूज कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन सुझाव ये दिया गया है कि हमें गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करें तो वो कभी खत्म नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग करें हम, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें हम, तो इलेक्ट्रिक ये ऐसी चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम इनका ईंधन वगैरह का प्रयोग करते हैं, कोयले से बनी हुई चीज़ों का, तो ये सब मतलब ये ख़त्म होते जाएंगे। तो पारंपरिक संसाधन वे होते हैं जो मतलब ख़त्म नहीं होंगे, और इनका हम यूज कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका यूज कर सकती है। दूसरा कारण ये देख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण बार बार आता है। अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाए तो जनसंख्या बता सकते हैं। जनसंख्या भाई सबसे बड़ा कारण है ही। जनसंख्या नहीं है, लेकिन इतनी जनसंख्या की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो तो है ना। देखिए, जनसंख्या ज़्यादा होगी मतलब एक घर में मतलब लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए जनसंख्या पर हमें नियंत्रण पाना चाहिए। प्रदूषण में कमी करनी चाहिए, कुशल तकनीकी प्रगति करनी चाहिए। देखिए, कुशल तकनीकी प्रगति क्या होती है? जिसमें कम संसाधनों से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। हमें ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, ऐसी ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो कि बाहर से संसाधन तो कम ले लेकिन हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे। तो ये देख लेना आप। और एक पॉइंट और आ जाता है इसमें, विकास का नया तरीका अपनाना चाहिए जिसपे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हम बचा सके। और भी इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आप बुक वाले पॉइंट्स लिखें। जो भी आपके मन में आते हैं चैप्टर को पढ़ के समझ के वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि धारणीय विकास को मतलब करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, और प्रकृति को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आ जाता है, भारत द्वारा अपनाई गई धारणीय विकास की रणनीतियाँ। देखिए, पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान होनी चाहिए और ये याद करने वाली ही चीज़ें हैं। देखिए, भारत ने अब सौर और वायु ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्लांट लगाए हैं अब जगह जगह प्लांट लगने लग गए हैं जो कि सूर्य की ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करके उससे सूर्य की ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करेंगे और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग अब किया जाएगा। परिवहन ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जाएगा। अब आपको पता है कि सीएनजी का अब उपयोग करने लग गया है, मतलब उपयोग होने लग गया है वाहनों में भी। और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी तथा गोबर गैस का उपयोग होने लग गया है। पहले जितनी भी चीज़ें होती थी केमिकल चीज़ों का उपयोग होता था जिससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब गोबर गैस का या फिर एलपीजी का प्रयोग करने लग गए। लघु जलीय प्लांट लगा दिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक पर्यावरण हितकारी प्रणाली का उपयोग करने लग गए, जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करने लग गए, जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग करने लगे। देखिए, ये चीज़ें ये समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको आ जाएंगे तो ऐसे कैसे लिखने हैं। क्योंकि कोई भी पॉइंट्स अगर आपने गलत लिख दिया या फिर ऐसा लिख दिया कि जो कि है नहीं पॉइंट, तो उसके मार्क्स आपको कट सकते हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ में आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं
क्योंकि इस पॉइंट्स में अगर पूछ लिया जाए 2 मार्क्स में तो आपको 2 पॉइंट लिख देना है, 5 में पूछ लिया जाए तो 5-6 पॉइंट लिख देना आपको। एक इसमें जैविक कंपोस्ट खाद खाद समझ लीजिए क्या होती है। देखिए आपको पता है कि रासायनिक खाद और जैविक कंपोस्ट खाद मैंने हर वीडियो में बताया है, जो कि वीडियो इससे रिलेटेड होती है, जिसमें ग्रामीण विकास है उसमें भी मैंने बताया है। जैविक खाद वो होती है जो भी पशुओं का जो अपशिष्ट होता है, जिसे आप गोबर भी कहते हैं, उसका अगर हम खेतों में उपयोग करते हैं तो उससे अच्छी फसलों का उत्पादन हो सकता है और कम खर्चे में। अब आपके लिए ये चैप्टर ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, आपको खुद करने हैं इनके आंसर और अपनी भाषा में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है, उल्लेख कीजिए। भारत की पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है। आप एक में आप भारत की लिखिए और एक में आप पूरे विश्व की लिखिए। भारत में धारणीय विकास हेतु उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं धारणीय विकास करने के लिए, तो ये भी आपको लिखना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। देखिए PMUY, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, ये कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 1 मई 2014, 1 मई 2016, 1 जुलाई 2016, 15 अगस्त 2016। तो देखिए कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं। इसके बाद एक चैप्टर हो रहा है आपके सिलेबस का, जो मतलब चाइना वगैरह, मतलब भारत चाइना और पाकिस्तान के इसमें कंपैरिजन करना, इनमें तुलना करना, तो ये चैप्टर भी मैं आपको करा दूंगा। और एक आधारिक संरचना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको करा दूंगा वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।